स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ हिस्ट्री ऑन मैप की नेक्स्ट सीरीज लेकर के। आप सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं इस शानदार सीरीज के लिए, तो मैं आप सभी लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग जो है इसे अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, अपने मित्रों को इसके बारे में बताया कीजिए कि इतिहास हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं, मैप पे उनकी लोकेशंस पढ़ते हैं, सो दैट कि हम आसानी से इतिहास को याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें विद प्लेस। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इतिहास जो है जितना आप कल्पना करेंगे, जितना सोचेंगे उसके बारे में, जितना जिएंगे, उतना आपको इतिहास याद होगा। तो उस कल्पना में एक कह सकता हूं मैं कि एक सहायता होती है जब आप लोकेशंस देखते हैं। खैर, दक्षिण भारतीय राजवंशों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री ऑन मैप में। पिछली बार हमने आपको चालुक्य वंश के शासकों के बारे में और उनकी शाखाओं के बारे में बताया था। तो जब हम लोग चालुक्यों के बारे में पढ़ रहे थे तो तत्कालीन दक्षिण भारतीय कुछ दूसरे नरेशों के भी नाम आ रहे थे। उसमें एक बड़ा राजवंश है जिसको हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग उसी राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री ऑन मैप में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑन मैप। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, इनके ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंशों की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, ये इन जो वातापी वाला जो एरिया है, आप लोगों ने कल जो दक्षिण भारत का हिस्सा पढ़ा था, ठीक है, मैं फिर से दक्षिण भारत जो है वो बनाने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने। ये मान के चलते हैं कि ये दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा है इस तरीके का, राइट। ये समथिंग साउथ इंडियन हिस्ट्री का अगर आप मैप देखते हैं तो आप लोगों ने कल पढ़ा था कि वातापी, समथिंग हेयर वेयर वातापी, ठीक है। वातापी के जो चालुक्य थे, जिसको बादामी के चालुक्य कहा जा रहा है, इन्होंने जब अपना राजवंश फैलाया तो काफी बड़े दक्कन भारत के हिस्से पर उनका राजवंश हुआ। आप कल वाला मैप याद कर सकते हैं इस संदर्भ में। तो जब वातापी का राज्य खत्म हुआ, यानी वातापी का जो ध्वंसावशेष हैं, उनके ऊपर राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी सत्ता जो है वो स्टैब्लिश करी है। यानी राष्ट्रकूटों का भी एरिया जो है वो यहीं पर होगा, ठीक है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे तो राष्ट्रकूटों ने यहीं पर सत्ता स्टैब्लिश करी। ये एक अलग बात है कि वातापी के जो राष्ट्रकूट थे, उनको उनके ध्वंसावशेषों पर जिस राष्ट्रकूट राजवंश की नींव पड़ी, उसी राष्ट्रकूट राजवंश का पतन भी इन्हीं चालुक्यों की दूसरी शाखा, यानी कि एक दूसरी शाखा जो चालुक्यों की थी, कल्याणी के जो चालुक्य थे, आप लोगों को मालूम था यहां कहीं पे कल्याणी के चालुक्य थे, है ना। कल्याणी के जो चालुक्य थे, इन कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा इन राष्ट्रकूट शासकों का पतन हुआ, ठीक है। तो ये शुरुआत से लेकर के अंत तक का हिस्सा कुछ रहेगा। अगर तो आप देखोगे तो इसमें तकरीबन ये जो हिस्सा है, कुछ गुजरात का हिस्सा भी हम इसमें ले सकते हैं, लगभग इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्से हैं, ये जो इस तरीके का हिस्सा है, ये राष्ट्रकूट राजवंश का हमको कुछ समय के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको राष्ट्रकूट राजवंश देखने को मिलेगा, ठीक। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहां पर राष्ट्रकूट राजवंश हमको देखने को मिलेगा। ये यहां पर राष्ट्रकूटों का शासन रहा, ठीक है। तो आप इन्हें राष्ट्रकूटों के नाम से जान सकते हैं। तो यहां पूरे पे आप चाहे तो लिख दें राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने यहां पर शासन किया है। उत्तर में भी काफी बड़े हिस्से पे शासन किया, दक्षिण में भी काफी बड़े हिस्से पे शासन किया, ऐसे करके। अब अगर हम इनके स्रोतों की बात करें कि सोर्सेज क्या हैं, इनकी जो जानकारी हमको मिलती है इनके बारे में, इसके प्रमुख सोर्सेज क्या हो सकते हैं या प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं, तो उन सोर्सेज के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो उसमें एक अभिलेख आएगा दंतिदुर्ग का एलोरा अभिलेख, ठीक है। तो एक अभिलेख कौन सा आएगा? दंतिदुर्ग का। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक थे, इनका एलोरा अभिलेख है, एलोरा अभिलेख, ठीक है। और एलोरा आपको मालूम ही है, अगर हम यहां से थोड़ा राष्ट्रकूट जो राजवंश है यहां पर जहां पर लिखा हुआ है, इसी में अगर हम देखेंगे तो हमको यहां पे कहीं पर आपको एलोरा देखने को मिलेगा।
अजंता और एलोरा के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। ये जगह जो है आपको एलोरा के नाम से मिलेगी। एलोरा के टेम्पल्स भी राष्ट्रकूटों ने कई महत्वपूर्ण टेम्पल्स जो है यहाँ पर बनवाए हैं। जैसे आपको मालूम है कैलाश मंदिर है, सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, दशावतार मंदिर है गुफा नंबर 15 में, वो सब। इसके अलावा यहाँ पर एलोरा में ताम्रपत्र अभिलेख भी हैं जो इनके स्रोत के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इसी के एक शासक हुए जिनका नाम हुआ गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का राधनपुर अभिलेख है। गोविंद तृतीय का, गोविंद थर्ड जो है, इनका राधनपुर अभिलेख है। राधनपुर अभिलेख, राधनपुर अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। जैसे वो महाराष्ट्र में मिला था, वैसे ही यहां पर आपको राधनपुर अभिलेख गुजरात के पास देखने को मिलेगा। गुजरात में जो पाटन जगह है, गुजरात में पाटन जगह है, यहां पे आपको राधनपुर अभिलेख मिलेगा। राधनपुर, राधनपुर पाटन के पास में, ठीक है। तो यहां पर एक अभिलेख है जो इसकी जानकारी देता है। फिर अमोघ वर्ष का एक अभिलेख है जिसको हम लोग संजन या संजान अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो अमोघ वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष उपाधि है इनकी, और इन्होंने संजन अभिलेख लिखवाया है। और ये अभिलेख भी आपका गुजरात में ही है, समथिंग यहां कहीं, ठीक है। यहां पर आपको संजन अभिलेख देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो संजन अभिलेख के नाम से जाना जाता है, अमोघ वर्ष का है। और गोविंद चतुर्थ नाम के एक व्यक्ति थे, इनका काम्बे अभिलेख है। संजन अभिलेख को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, यहां पर नहीं, ये आपको यहां कहीं पर गुजरात में देखने को मिलेगा, दक्षिण गुजरात में संजन। और इसी जगह पर काम्बे अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। काम्बे, काम्बे अभिलेख, ठीक है। काम्बे अभिलेख आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो खंबात की खाड़ी है वहां पर काम्बे अभिलेख है। और सांगली अभिलेख जो है वो आपको दक्षिणी महाराष्ट्र के हिस्से में देखने को मिलेगा। तो मान के चलते हैं दक्षिणी महाराष्ट्र जो है वो यहां कहीं पर होगा, तो दक्षिणी महाराष्ट्र के हिस्से में आपको सांगली अभिलेख मिलेगा, सांगली अभिलेख। तो ये तमाम सारे जो अभिलेख हैं आपको, राधनपुर, संजन, काम्बे, एलोरा, ये सब जो अभिलेख हैं, इनसे हमको इनके शासकों के बारे में ठीक तरीके से पता चलता है। तो अब इन्हीं शासकों के ऊपर एक एक करके हम थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे कि आप मैप में समझ सके उनके इतिहास को, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लोकेशंस जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो काम्बे और सांगली अभिलेख जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया, ये काम्बे और सांगली अभिलेख जो लास्ट में दिखाया, ये गोविंद चतुर्थ का है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं गोविंद चतुर्थ का, गोविंद चतुर्थ का काम्बे और सांगली अभिलेख, सांगली, ये 3-4 अभिलेख जो हैं आपको थोड़े से याद रखने हैं। चलिए, अब इन शासकों की जब हम बात कर रहे हैं तो इन शासकों में हम सबसे पहले तो यहाँ के जो, यहाँ पे हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और डुप्लीकेट बना करके अब हम इसमें एक एक राजवंश जो है उन राजवंशों के ऊपर धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, या प्रमुख जो शासक हैं उनके ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे शुरुआत में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो संस्थापक हैं उनके ऊपर हमारा डिस्कशन हो सकता है, डेफिनेटली होना भी चाहिए। सबसे पहले डिस्कशन हम करेंगे दंती दुर्ग के बारे में। तो दंती दुर्ग के बारे में डिस्कशन किस प्रकार से होगा, आइए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो जो हम सबसे पहले जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे हम दंती दुर्ग के ऊपर। तो पहले शासक हमारे कौन से हुए, पहले शासक हुए हमारे दंती दुर्ग, ठीक है। आइए दंती दुर्ग के ऊपर चर्चा करते हैं। दंती दुर्ग, वैसे दंती दुर्ग से पहले भी कुछ शासक हुए, लेकिन स्वतंत्र शासक के तौर पे आप देखेंगे 735 से लेकर के 756 के बीच में इन्होंने शासन किया है। 735 से 756 के बीच इनका शासन है। ये प्रथम स्वतंत्र शासक के तौर पर जाने जाते हैं, प्रथम स्वतंत्र शासक। इनको जो है पहले स्वतंत्र शासक के तौर पर देखा जाता है जब हम राष्ट्रकूट शासकों की बात करते हैं, ठीक है। ये पहले स्वतंत्र शासक हुए। वातापी के चालुक्य शासक हुआ करते थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि वातापी में जो चालुक्यों का शासन था, उन चालुक्यों के शासन को समाप्त करके राष्ट्रकूटों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। तो शुरुआती जो जैसे
दंती वर्मा करके एक शासक हुए, वो चालुक्यों के सामंत के तौर पर थोड़े स्वतंत्र हुए थे, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र जो है वो दंती दुर्ग ने कराया है। और उस समय चालुक्य शासक जो हैं, यानी वातापी के चालुक्य जो हैं, वो कीर्तिवर्मन द्वितीय हैं। तो इन्होंने क्या किया है, कीर्तिवर्मन सेकंड जो हैं, जो कि चालुक्य शासक थे, और जब चालुक्य लिख रहा हूं तो आप समझ ही जाइए कि ये वातापी के शासक हैं, वातापी के चालुक्य हैं, इनको पराजित किया। ठीक है, इनको क्या किया, पराजित किया, और पराजित करके स्वतंत्र जो राज्य है, उस स्वतंत्र राज्य को उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो ये एक पॉइंट है जो इनके स्टैब्लिशमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इनके इतिहास के बारे में पता चलता है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जैसे एलोरा का जो दशावतार गुहा लेक है, दशावतार बेसिकली मंदिर है, गुफा नंबर 15 है एलोर का, माफ कीजिएगा एलोरा का, उसमें इनकी विजयों के बारे में और इनके प्रसार के बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि इन्होंने कांची, कलिंग, कौशल इस तरीके के प्रांत जीते हैं। तो कांची प्रांत इन्होंने जीता है, कांची प्रांत आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन्होंने कांची विजय करी है। यहां पर आपको कौशल राज्य देखने को मिलता है, जिसको हम लोग दक्षिणी कौशल बोलते हैं, दक्षिणी कौशल। तो दक्षिणी कौशल का राज्य भी इन्होंने जीता हुआ है, कांची का राज्य इन्होंने जीता है, तो आप कौशल यहां पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कलिंग वाला जो हिस्सा है, जो उड़ीसा कलिंग का जो हिस्सा है, वो भी इन्होंने जीता हुआ है। तो आप यहां पर, यहीं पर आपको कलिंग उड़ीसा देखने को मिलेगा, कलिंग प्रांत भी इन्होंने जीता हुआ है, तो आप कलिंग लिख सकते हैं। श्रीशैलम को भी इन्होंने जीता हुआ है, श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम, इस पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी है। तो श्रीशैलम भी आप लिख सकते हैं, इस पर भी इन्होंने विजय जो है वो प्राप्त करी हुई है। और इसके अलावा पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो पश्चिम में इन्होंने मालवा और लाट वाले जो इलाके हैं, दक्षिणी गुजरात का हिस्सा जो है इसको हम लोग लाट कहते हैं। ठीक है, और मालवा का रीजन तो आप लोगों को मालूम है कि यहां कहीं पर मालवा का शासन है। ठीक है, तो इन्होंने मालवा को भी जीता है, मालवा, और इसके अलावा दक्षिणी जो लाट वाला इलाका है, दक्षिणी गुजरात वाला जो इलाका है, इन प्रदेशों पर विजय हासिल करी है। दशावतार गुहा लेख में ऐसी बात लिखी हुई है। और इन सब विजयों के पश्चात उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। साथ ही साथ यहां पर जो उज्जैनी जगह पड़ती है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, आप इसे उज्जैनी कह सकते हैं, उज्जैनी, जिसको हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। उज्जैनी में इन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया है, हिरण्यगर्भ। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ या महायज्ञ करवाया। और साथ ही साथ जो एलोरा जगह मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एलोरा है, तो इसी एलोरा में आप देखेंगे, आप एक चीज और लिख सकते हैं, एलोरा में दशावतार मंदिर, दशावतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं इसमें, दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। गुफा नंबर 15 जो है वो दशावतार मंदिर के लिए है। इनके बाद जो अगले शासक हुए वो हुए कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो इनके बाद अगला जो आप राज्य देखोगे वो कृष्ण प्रथम का देखोगे। तो फिर भी मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट कॉपी तैयार करके आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कृष्ण प्रथम की। तो अगले शासक हुए हमारे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम का जो शासनकाल है ये 756 से लेकर के 772 ईस्वी के आसपास तक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें आपने देखी हैं, ये तो दंती दुर्ग के प्रयासों में आपको देखने को मिलती हैं। बहुत ही शानदार उसकी विजय रही हैं, और उसने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्से हैं जो हमको राष्ट्रकूट राजवंश में कृष्ण प्रथम से पहले जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ने को मिला। अब कृष्ण प्रथम की बात करेंगे तो इन्होंने भी चालुक्यों से पंगा लिया है, यानी कि चालुक्य जो वही बादामी के जो चालुक्य हैं उनके ऊपर विजय हासिल करी है। कीर्तिवर्मन को इन्होंने पराजित किया है, और 760 में
चालुक्य वंश जो है वो तकरीबन समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जो चालुक्यों का थोड़ा बहुत बचा हिस्सा था, यानी चालुक्यों का थोड़ा बहुत जो वर्चस्व था, वो 760 तक इन्होंने क्या कर दिया, चालुक्यों को समाप्त कर दिया। चालुक्यों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके पश्चात अब आप देखिए चालुक्यों का एक शासन आपको वेंगी के समय में, वेंगी में प्रांत में देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश में यहीं पर वेंगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहीं पर वेंगी जगह पड़ती है और वेंगी के भी चालुक्य हुए। तो इन्होंने वेंगी को भी पराजित किया है, यानी वेंगी विजय किया है, वेंगी विजय हुआ है। और दक्षिण में जब आप जाएंगे, दक्षिण पश्चिम की तरफ आप जाएंगे, तो यहां पर एक मैसूर वाला जो प्रांत है, वहां पे तकरीबन यहां कहीं गंग वंश आपको देखने को मिलेगा या गंगा वंश आपको देखने को मिलेगा। तो आप वैसे तो गंग वंश लिख सकते हैं, ये मैसूर वाला जो इलाका है, मैसूर वाला जो इलाका है। तो इस गंग वंश पर भी इन्होंने क्या करी है, गंग वंश जो है इस पर भी इन्होंने क्या करी है, विजय हासिल करी है। तो इन दोनों पर उन्होंने विजय जो है हासिल करी और पूरी तरीके से जो वातापी के चालुक्य थे उनको पराजित किया हुआ है। इसके अलावा कोंकण वाला जो रीजन है वो उन्होंने जीता। ठीक है, ये आपका कोंकण रीजन कहलाता है, ये कोंकण क्षेत्र कहलाता है। तो दक्षिण कोंकण का जो इलाका है, ये जिसको हम कह सकते हैं, ये दक्षिण कोंकण का इलाका है, दक्षिण कोंकण। ठीक है, तो दक्षिण कोंकण पर इनकी विजय हासिल हुई है। साथ ही साथ जो ये हैदराबाद रीजन आपको देखने को मिलता है तकरीबन, ठीक है, ये पूरा का पूरा हैदराबाद क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है, हैदराबाद क्षेत्र, तो हैदराबाद क्षेत्र पर भी इन्होंने क्या करी है, विजय हासिल करी है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में काफी बड़ा सा राजवंश जो है इनका भी स्टैब्लिश होते हुए दिखाई देता है, जो कि कृष्ण प्रथम है। कृष्ण प्रथम ही वो शासक हैं जिन्होंने इसी एलोरा में एक मंदिर का निर्माण कराया है 16वीं गुफा में, और उसका नाम है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर जो एलोरा का है, एलोरा कैलाश मंदिर, तो एलोरा के कैलाश मंदिर 16वीं गुफा में इन्होंने निर्मित करवाया है। बहुत ही बढ़िया रॉक कट टेम्पल का ये उदाहरण है, बहुत ही शानदार रॉक कट टेम्पल का उदाहरण है। इसके आंगन में एक बहुत विशालकाय हाथी जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, और भगवान शिव और उनसे संबंधित कुछ कथाओं के वहां पर चित्रण आपको, मूर्तिकला आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कैलाश उठाता रावण वगैरह भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे इन्हीं में एक शासक हुए ध्रुव प्रथम। ठीक है, इन्हीं में एक शासक हुए ध्रुव। राष्ट्रकूटों का आप लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में सुना होगा। तो वो जो त्रिकोणीय संघर्ष है उसमें ये ध्रुव ही है जो पार्टिसिपेट करेगा और शुरुआत में विजय भी हासिल करेगा। हालांकि कृष्ण प्रथम के बाद में जो है वो गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। गोविंद द्वितीय अयोग्य और विलासी शासक हैं, तो उनको गद्दी से हटा करके इनका छोटा भाई है ध्रुव, वो गद्दी पर बैठता है। और 780 से 793 के आसपास, 780 टू 793 के आसपास आप इनका शासनकाल देखते हैं। ये है ध्रुव। अब ध्रुव की विजयों के बारे में बात करें तो इन्होंने जो गंग वंश है दक्षिण में, ये वाला जो इलाका है, जो मैसूर का जो गंग वंश है, इस गंग वंश पर फिर से विजय प्राप्त करी है। यहाँ के शासक को पराजित किया है। यहाँ के शासक शिवमार प्रथम हुआ करते थे, गंगवंशी शासक थे। इसके अलावा गंग वंश के पूर्वी हिस्से में पल्लवों का राज्य हुआ करता था, तो वहां पे दंतीवर्मा नाम के एक शासक हुआ करते थे। तो यहां पर आपको पल्लव दिखाई देंगे, पल्लव। ठीक है, ये हिस्सा किसका है, पल्लवों का है। तो इन्होंने पल्लवों को भी पराजित किया, पल्लवों को पराजित किया है। और पल्लवों को पराजित करने के साथ साथ उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे तो उत्तर में वेंगी चालुक्य हैं, और वेंगी चालुक्य में उस समय विष्णुवर्धन फोर्थ है, विष्णुवर्धन चतुर्थ जो है ये शासन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये वेंगी वंश है, वेंगी चालुक्य हैं, ये इनको पराजित किया है, पल्लवों को पराजित किया है, और गंग वंश को पराजित करते हुए दक्षिण में इन्होंने भी एक अच्छा वर्चस्व कायम किया हुआ है। ये तो दक्षिण की विजय हो गई। उत्तर की ओर जब चलेंगे तो इन्होंने प्रतिहार शासक वत्सराज हैं उनको पराजित किया है और मालवा पर विजय किया है। तो मालवा विजय हमको देखने को मिलती है। मालवा विजय जब ये कर रहे हैं तो प्रतिहार शासक हैं वत्सराज। ये वत्सराज क्या हुए हैं, पराजित हुए। वत्सराज पराजित हुए। तो ये वत्सराज ही पराजित हुए हैं जो उज्जैन को लेकर के जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, पाल, प्रतिहार और गुर्जर
राष्ट्रकूटों के बीच में, उसमें जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं वत्सराज वो पराजित हुए। वत्सराज से ये युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध हुआ है झांसी में। ये युद्ध कहाँ हुआ है? झांसी में। झांसी यहाँ पर एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, तो झांसी में पराजित किया है। ठीक है, आपने इनको कहां पे पराजित किया है? झांसी में पराजित किया है। और इनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। उज्जैनी पर अधिकार कर लिया, या उज्जैन पर आप कह सकते हैं अधिकार कर लिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि दक्षिण के साथ साथ, यहां के साथ साथ उत्तर की ओर भी इनका जो है वो शासन फैल जाता है। उत्तर की ओर भी इनका शासन हमको देखने को ठीक ठाक तरीके से मिलता है। अब इसी समय आपको मालूम है कि इसी उज्जैन को लेकर के, ये जो उज्जैनी वाला इलाका है, इसी को लेकर के जो कि प्रतिहारों के पास हुआ करता था, उस पर जो पूर्व के पाल नरेश हैं उनका भी हाथ इसमें शामिल हो रहा था। वो भी इस पे कब्जा करना चाहते थे। तो लगे हाथ उन्होंने धर्मपाल को भी पराजित किया है, जो कि बंगाल के शासक हैं। तो बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित करते हैं। धर्मपाल को भी क्या करते हैं? धर्मपाल को भी पराजित। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखना चाहेंगे तो तकरीबन ये जो हिस्सा है, ठीक है, आपको ये उज्जैनी वाला जो हिस्सा है, ये कुछ इस तरीके से तकरीबन आप देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर अधिकार करा हुआ है किन लोगों ने? ये जो पोर्शन है इस पर अधिकार किया हुआ है आपके जो ये प्रतिहार शासक हैं। तो ये प्रतिहार जो हैं, प्रतिहार जिनको हम लोग गुर्जर प्रतिहार कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं, उनका यहाँ पर हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से बंगाल जो शासन है वो भी विस्तारित है। ठीक है, बंगाल शासन जो है वो भी विस्तारित है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो उज्जैनी वाला हिस्सा है, इस पे इन्होंने भी कुछ समय पर जो है वो अधिकार किया है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष के तौर पर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन जगहों पर इनके भी अधिकार हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये अब जो हिस्सा आप देख रहे हैं, तो ये प्रतिहार, ये आपके राष्ट्रकूट हो गए, इधर ये प्रतिहार हो गए, और यहाँ पर आपको पाल वंश देखने को मिलेगा। ये कौन है? ये पाल वंश है, पाल वंश। ठीक है, तो पाल, गुर्जर प्रतिहार, और ये जो आपके राष्ट्रकूट हैं, ये तो आपके राष्ट्रकूट हैं ही। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, गुर्जर प्रतिहार। इनका उज्जैनी को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष लगातार चलता रहा है, हमेशा से चलता रहा है और काफी लंबे समय तक चला। लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे कि ध्रुव जो है वो इसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ध्रुव को इसमें सफलता जो है वो हासिल होती है। फिर इनके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और शासक आएंगे जिनका नाम है गोविंद थर्ड। ठीक है, इनके बाद शासन करने वाले जो शासक हैं उनका नाम क्या है? गोविंद तृतीय। इनके बाद जो शासन करेंगे उनका नाम क्या है? गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय का जो शासन आपको देखने को मिलेगा, गोविंद थर्ड का जो आपको शासन देखने को मिलेगा, ये तकरीबन जैसे यहाँ पर 793 ईस्वी तक इनका शासन रहा, तो 793 से 814 ईस्वी तक आपको इनका शासन देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? गोविंद थर्ड का। गोविंद तृतीय यहाँ तक शासन करते हैं। इन्होंने जब शासन किया तो इनके भाइयों ने इनका विरोध किया। तो इनके एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था स्तंभ। स्तंभ ने गोविंद तृतीय के खिलाफ दक्षिण भारत के 12 शासकों का एक बड़ा सा संघ बनाया और उस संघ को लेकर के गोविंद तृतीय से युद्ध किया। तो दक्षिण भारत के 12 संघों को, दक्षिण भारत के 12 संघों को, 12 शासकों के संघ को, 12 शासकों के संघ को क्या किया है? संघ को पराजित किया, जो कि स्तंभ के नेतृत्व में किया गया था। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, ऊपर त्रिपक्षीय संघर्ष चल ही रहा था, तो पाल नरेश जो धर्मपाल हैं, उन्होंने उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट हुआ करते थे, उनको हराने के लिए इनको दक्षिण से बुलाया। तो पाल नरेश, धर्मपाल और गोविंद तृतीय ने मिलकर के जो नागभट्ट हैं, उन नागभट्ट को पराजित किया और उज्जैनी पर फिर से एक बार अधिकार कर लिया। और इस समय धर्मपाल ने भी इनकी अधीनता जो है वो स्वीकार करी। तो गोविंद तृतीय की अधीनता जो है,
अधीनता धर्मपाल ने क्या करी, धर्मपाल ने स्वीकार करी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलता है लगातार। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका ये दक्षिण भारत और जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसका भाग इनके इतिहास में जुड़ा। लेकिन संजन जो अभिलेख मैंने आप लोगों को दिखाया था यहां पर थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो संजन अभिलेख आपको मैंने दिखाया था गुजरात में, उस संजन अभिलेख में यह भी लिखा गया है कि इन्होंने हिमालय तक विजय करी है और हिमालय तक विजय करके उत्तर के कुछ राज्य हैं जिनको उन्होंने जीत लिया है। अब उन उत्तर के राज्यों की अगर हम बात करें, तो इन उत्तर के राज्यों में आपको देखिए, अगर हम इन उत्तर के राज्यों की बात करें जो कि संजन अभिलेख में जिनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है, तो कहते हैं हिमालय तक इन्होंने विजय किया है। तो खास तौर में उसमें मालवा है, एक तो मालवा रीजन है, मालवा उन्होंने जीता है। अब यहां से उत्तरी इलाके जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो विजय आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर कौशल राज्य आपको देखने को मिलेगा, कौशल राज्य, ठीक है, तो उन्होंने कौशल विजय किया है, कौशल विजय, ठीक है। कौशल के अलावा पूर्व में बंगाल का जो हिस्सा है वो इन्होंने जीता हुआ है, पूर्व में बंगाल का हिस्सा जो है वो इन्होंने जीता है, बंग विजय उसको कह सकते हैं। अब यहां से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर एक जगह पड़ेगी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो मध्य प्रदेश का है वहां पर एक जगह पड़ती है जबलपुर, बुंदेलखंड का इलाका है वो, वहां पे डाहल एक जगह पड़ती है। तो डाहल, ठीक है, इस पर विजय उन्होंने प्राप्त करी है। तो आप यहां पे डाहल विजय लिख सकते हैं, डाहल विजय। तो डाहल विजय जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये यहां पे कहीं पे आपको डाहल देखने को मिलेगा, डाहल, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो बुंदेलखंड का इलाका पड़ता है, इन जगहों पर उन्होंने विजय हासिल करी। ये उत्तरी अभियान है। लेकिन जिस समय ये उत्तरी अभियान में गए उस समय दक्षिणी अभियान जो है, दक्षिण भारत जो है, सुदूर दक्षिण का जो हिस्सा है, उसमें कुछ शासकों ने फिर से विद्रोह कर दिया, फिर से एक संघ बनाया जिसमें पल्लव हैं, ये पल्लवों के अलावा यहां पे पांड्य हैं, पांड्य, इसके अलावा यहां पर चोल हैं, यहां पर चोल शासक हैं। तो चोल, पल्लव, पांड्य, ये तो प्रमुख 3 दक्षिण भारतीय राजवंश हुए। इसके अलावा यहां पर देखेंगे आप तो इन जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे केरल पुत्र जिनको चेर के नाम से जाना सकता है, और गंगवंश। तो ये सब लोगों ने मिल करके एक संघ बनाया, जिस संघ ने इनको पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन वो पराजित नहीं हो पाए, और इस संघ को 802 ईस्वी में पराजित किया है स्वयं गोविंद तृतीय ने। तो गोविंद तृतीय एक बहुत योग्य शासक हुए, और जब दक्षिण में फिर से आकर के उत्तर अभियान करने के बाद दक्षिण में फिर से आकर के जब इस तरीके से दक्षिण भारतीय संघ को पुनः जब पराजित किया, तो इससे भयभीत होकर के श्रीलंका, यहां पर श्रीलंका आप जान सकते हैं कि यहां पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने अधीनता जो है इनकी स्वीकार कर ली और अपने दूत मंडल जो है वो इनके दरबार में भेजे, ठीक है, दूत मंडल जो है इनके दरबार में भेजे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमोघ वर्ष तृतीय का जो समय है वो राष्ट्रकूटों में एक तरीके से आप देखेंगे तो एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्वर्ण काल जो है वो देखने को मिलता है। तो अब इस स्वर्ण काल के आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो अमोघ वर्ष प्रथम का नाम आएगा। तो चलिए एक बार अमोघ वर्ष प्रथम के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम का जो शासन काल है वो कैसा है, तो इसके लिए हम एक बार आपको पुनः ये जो इस तरीके का मैप है वो एक बार बनाने का प्रयास करते हैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है वो फिलअप हो चुका है। तो अमोघ वर्ष प्रथम के ऊपर हमारी चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा सा पहले एक बार मैपिंग का वर्क दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको मालूम है जैसे ये गुजरात वाला रीजन है ना, ये आपका इस प्रकार के क्षेत्र आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें जैसा कि अभी तक हम लोग इन एरियाज की लोकेशन को देख रहे थे कि यार यहाँ पर चोल, चेर और पांडे हैं, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश हैं। ये आपका जो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आउटलाइनिंग आपको दिख रही है, ये पूरे राष्ट्रकूटों की है। तो एक समथिंग मैं आउटलाइनिंग यहाँ पर दोबारा से उसी तरीके की बना देता हूँ कि ये जो है लगभग हमको आउटलाइनिंग दिखाई देती है।
आउटलाइनिंग जो हमको देखने को मिलेगी ये वाली तकरीबन राष्ट्रकूटों की। ठीक है, तो अब ये राष्ट्रकूटों का जो शासन है इसमें अमोघ वर्ष का क्या योगदान है, आइए उसके ऊपर भी एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एरिया जो है वो राष्ट्रकूटों का है। अब अमोघ वर्ष जो है इनका शासन 814 से 878 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अमोघ वर्ष के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, अमोघ वर्ष, या हम इसको अगर हम यहीं पर डुप्लीकेट कर लेते हैं तो आगे के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अमोघ वर्ष जो है उनका शासन देखेंगे। पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि अमोघ वर्ष जो है इनका वास्तविक नाम अमोघ वर्ष नहीं है, इनका नाम है शर्व। इनको शर्व के नाम से जाना जाता है। तो 814 से लेकर के 878 के बीच में इनका शासन है। मूल नाम इनका क्या है, मूल नाम है शर्व। मूल नाम हम इनका जो है वो क्या जानते हैं, शर्व जानते हैं। इन्होंने इनके समय में जब ये गद्दी पर बैठे तो ये अल्पायु के थे, मतलब परिपक्व नहीं थे, स्वाभाविक सी बात है राज्य के लिए। तो जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी तरफ से एक संरक्षक हैं जो कि गुजरात के प्रांतपति हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पर कर्क नाम के प्रांतपति थे गुजरात में। इन्हीं कर्क का संरक्षण इनको मिलता है। कर्क के संरक्षण में, शुरुआत में कर्क के संरक्षण में इन्होंने गद्दी संभाली हुई है गुजरात के। फिर जो वेंगई के जो चालुक्य हैं उनमें एक नाम आता है विजयादित्य का। तो विजयादित्य जो वेंगई के चालुक्य हैं, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर जो वेंगई मैंने आप लोगों को दिखाया है, या वेंगी जिसको हम लोग कहते हैं या वेंगी कहते हैं, इसमें चालुक्य जो हुआ करते थे, चालुक्य शासक जो हुआ करते थे, उन्होंने इनको कमजोर पा करके या अब अल्पवयस्क पा करके इसका फायदा उठा करके इनके ऊपर आक्रमण किया और उनका नाम था विजयादित्य। तो विजयादित्य ने आक्रमण किया, लेकिन विजयादित्य का जो आक्रमण है, इस विजयादित्य के आक्रमण को क्या कर दिया गया है, विजयादित्य के आक्रमण को विफल कर दिया गया है कर्क के द्वारा, जो इनके संरक्षक थे। बाद में जब थोड़े मैच्योर हुए अमोघ वर्ष, तो 1830 में इन्होंने वेंगी के ऊपर आक्रमण किया। तो वेंगी पर आक्रमण कब हुआ, वेंगी पर आक्रमण हुआ, और वेंगी पर आक्रमण हुआ ये आपका 830 में, 830 एडी में। और वेंगी प्रांत जो है, जो चालुक्यों का था, इसको जो है पराजित कर दिया और वहां पर तकरीबन 12 साल तक अपना राष्ट्रकूट शासन उन्होंने चलाया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अभिलेख है जिसका नाम है सिरुर अभिलेख। नॉर्दर्न कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में आपको यहाँ कहीं पर सिरुर अभिलेख देखने को मिलेगा। तो सिरुर अभिलेख में इनके कुछ बातें जो है हमको लिखी हुई देखने को मिलती हैं। उत्तरी कर्नाटक में सिरुर प्रांत आपको पड़ेगा। वहां के अभिलेख में इनके राज्य का विस्तार लिखा है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वो विस्तार जो है। यहां पर विस्तार अगर हम देखेंगे, राज्य विस्तार, तो राज्य विस्तार में पूरा उत्तर भारत में काफी बड़ा इलाका इन्होंने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जो पूर्व में अंग प्रदेश है, ठीक है, यहां पर आपको अंग प्रांत देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बंगाल वाला हिस्सा यानी कि बंग प्रांत देखने को मिलेगा। तो अंग राज्य है, बंग राज्य है, इस पर इन्होंने पूरा अपना राज्य विस्तार किया हुआ है। इसके अलावा जो पूर्व में ही मगध का जो राज्य आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, तो ये मगध के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। ये मगध, ठीक है, यहां पर मगध है, तो मगध के ऊपर भी इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसके अलावा अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो जो मालवा रीजन है, मालवा जो क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र पर इन्होंने अपना प्रसार किया है, मालवा इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और साथ ही में दक्षिण पूर्व में जो वेंगी है, तो वेंगी को भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये इनके राज्य विस्तार की जानकारी हमको कहां से मिलती है, सिरुर अभिलेख से। माफ कीजिएगा, सिरुर अभिलेख, ठीक है। तो ये सिरुर अभिलेख है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, सिरुर अभिलेख। इसमें इस तरह की इनके राज्य विस्तार की जानकारी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनके बेटे कृष्ण जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। उन्होंने गुजरात में मतलब उनके समय में, मतलब कृष्ण जो इनका बेटा है, इनके समय में कृष्ण जो है विद्रोह करते हैं और गुजरात में भी
जब कर्क की मृत्यु हो गई तो गुजरात में जो राष्ट्रकूट हैं उन राष्ट्रकूटों ने विद्रोह किया। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि अमोघ वर्ष के समय में इनके पुत्र का एक विद्रोह हमको देखने को मिलता है जो कृष्ण का विद्रोह है, और फिर एक विद्रोह जो है वो गुजरात के राष्ट्रकूटों से भी हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली पुत्र कृष्ण और गुजरात के राष्ट्रकूटों का इनके समय में क्या होता है, कूटों का विद्रोह होता है। अब ये इसलिए मैंने इसको बता दिया था कि यहां पर ये कर्क की मृत्यु के बाद विद्रोह हुआ है, क्योंकि कर्क तो इनके खुद संरक्षक थे, पर उनके बाद ये सारी चीजें हुई। हालांकि इस विद्रोह को इनके सेनापति हुआ करते थे बंकेय या बैंकेय। तो बैंकेय जो सेनापति हुआ करते थे, वो सेनापति ने विद्रोह को क्या कर दिया, विद्रोह को समाप्त कर दिया, विद्रोह समाप्त। लेकिन फिर भी आगे चल करके उत्तराधिकारी के तौर पर जब आप देखेंगे तो कृष्ण जो है आपको इनके उत्तराधिकारी मिलते हैं। इसलिए जब हम अगले उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं तो अगला उत्तराधिकारी जो है आपका ये कृष्ण ही होंगे। इनको हम लोग बोलेंगे कृष्ण द्वितीय, कृष्ण सेकंड। तो कृष्ण सेकंड जो है वो अगले राष्ट्रकूट शासक होंगे। इन्होंने 878 से लेकर तकरीबन 914 के आसपास तक, 878 से लेकर के 914 ईस्वी के आसपास तक इनका शासन हमको देखने को मिलता है। 878 से आगे चल करके 914 के आसपास तक। अब देखिए ये तो पुत्र हैं इनके, इन्होंने ही आगे चल करके प्रतिहार शासक जो हुआ करते थे उनको पराजित किया है। तो प्रतिहार शासकों का राज्य तो गुर्जर प्रतिहारों का राज्य तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, इधर की ओर काफी विस्तृत राज्य था इस तरीके से करके, ठीक है, इस तरीके से करके ये गुर्जरों का राज्य था। गुर्जर प्रतिहार राज्य आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिहार शासक हैं, प्रतिहार शासक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं में एक प्रतिहार शासक हैं जिनका नाम है भोज। तो भोज को इन्होंने क्या किया है, पराजित किया, प्रतिहारों पर विजय हासिल करी, कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है। इसके अलावा वेंगी प्रदेश जो हुआ करता था यहां पर, ये जो वेंगी प्रदेश था, वेंगी में अभी भी चालुक्य जीवित मतलब अपनी राज्य जो है वो चला रहे हैं। तो वेंगी के इस समय राजा हुआ करते थे विजयादित्य थर्ड। तो इन्होंने विजयादित्य थर्ड को भी पराजित किया है, विजयादित्य जो तृतीय हैं इनको पराजित किया यहां पर। तो वेंगई प्रांत पर भी इन्होंने काबू किया निस्संदेह। और उसके बाद चोलों का साम्राज्य यहां पर हुआ करता था, साउथ में आप यहां पर देखोगे चोलों का साम्राज्य है, और नीचे भी हम जा सकते हैं चोलों के लिए, यहां कहीं पे आपको चोल साम्राज्य देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको थोड़े समय पे पल्लव देखने को मिले। लेकिन 9वीं शताब्दी में चोल पल्लव इत्यादि को सबको जो है कैप्चर करना शुरू करते हैं। तो चोल शासक हुआ करते थे परांतक, ठीक है। चोल शासक कौन हुआ करते थे, परांतक। तो परांतक से इनका संघर्ष होता है, परांतक से इनका युद्ध होता है, और इस परांतक से होने वाले युद्ध में परांतक ने कृष्ण द्वितीय को क्या कर दिया, कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। इसके बारे में आप लोगों ने कल पढ़ा था, इसके बारे में आप लोगों ने पिछले जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था। अब कृष्ण द्वितीय के बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो इंद्र तृतीय हैं। तो अगले शासक हुए इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड। इनका शासन 914 से शुरू होगा, ठीक है। 914 से शुरू होकर के 914 क्या, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 914 से लेकर 922 तक बहुत बड़ा शासन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। 914 से लेकर के 922 के आसपास तक इनका शासन है। लेकिन इन्होंने राष्ट्रकूटों का जो शासन कृष्ण के समय में कमजोर हुआ चोलों से हारने के पश्चात, तो उस कमजोर शासन को पुनः जो है एक बार बढ़ाया है, सुदृढ़ किया है, और 916 में उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है। 916 में इन्होंने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर क्या कर लिया भाई, अधिकार कर लिया। अब ये कन्नौज आपको सबको मालूम ही है कि यहां कहीं पे आपको कन्नौज देखने को मिलेगा, कन्नौज, ठीक है। तो इनका जो है कन्नौज पर अधिकार हो गया। जो परमार जो शासक जो प्रतिहार शासक हुआ करते थे उनके नेतृत्व में आया करता था। तो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय युद्ध फिर अभी भी यहाँ पर जारी है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। हालांकि 7 वर्षों तक कन्नौज को उन्होंने अपने पास भी रखा। और इसके अलावा इन्होंने विक्रमादित्य माफ कीजिएगा विजयादित्य जो फोर्थ हैं, जो वेंगई शासक
विजयादित्य तृतीय हैं। इसके बाद में एक और वेंगई शासक देखने को मिलेंगे इनके समय में, विजयादित्य चतुर्थ जो हैं, फोर्थ जो हैं, ये फोर्थ को भी इन्होंने पराजित किया है और पराजित करके अपना जो साम्राज्य है ये वेंगई प्रदेश तक इन्होंने फैलाया है। तो वेंगी पर भी इनका 7 वर्षों तक शासन रहा, 7 वर्षों तक यहाँ पर शासन रहा। उनको जो है एक सामंत की भांति बना करके रखा है। फिर उसके बाद इसी चालुक्य को पराजित करने के बाद विजयादित्य की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से आगे कई सारे शासक आते जाते रहते हैं। अमोघ वर्ष आते हैं, अमोघ वर्ष द्वितीय, फिर गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, ऐसे करके कई शासक आते और जाते रहते हैं। आगे चल करके कृष्ण तृतीय नाम के एक शासक आते हैं 939 में। आगे चल करके एक शासक आएंगे कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड। 939 में आप शासक बनते हैं। इंद्र तृतीय के बाद 3-4 शासकों का कार्यक्रम चलता है, वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। लेकिन ये जो आए कृष्ण तृतीय जो आते हैं 967 के आसपास तक इनका शासन जो है आपको देखने को मिलता है। इन्होंने चोलों से संघर्ष किया और चोल शासक परांतक को इन्होंने पराजित किया। पहले देखिए परांतक ने कृष्ण को पराजित किया था, कृष्ण द्वितीय को, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने परांतक को क्या किया, पराजित किया। यानी कि इन्होंने चोलों पर विजय हासिल करी है। परांतक को पराजित करने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने चोलों पर विजय हासिल करी और अपना राज्य दक्षिण में रामेश्वरम तक लेकर के गए। दक्षिण में कहां तक लेकर के गए, रामेश्वरम तक जो है ये राज्य विस्तार करके लेकर के जाते हैं। तो चोलों पर विजय हासिल हुई है, चोलों पर इनकी क्या हुई, विजय हासिल हुई। तो चोलों के जो प्रदेश है, ये चोल राज्य जो है, ये चोल राज्य इनके हाथ से, मतलब इनके पास में काफी हद तक आ जाता है। ठीक है, ये चोलों का प्रांत इनके पास में आ जाता है। फिर इसके अलावा कुछ अभिलेख हैं जिनमें ये कहा गया कि दक्षिण के और जो दूसरे राज्य हैं, चोल पर तो विजय हासिल हुआ ही है। पांड्य राज्य जो है, जो दक्षिण का ये पांड्य राज्य आप देखते हो, दक्षिण का जो ये पांड्य राज्य देखते हो आप, ये पांड्य। इधर जो आप केरल पुत्र देखते हैं, इधर केरल पुत्र जो हैं, जिनको आप चेर शासक भी कहते हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को इन्होंने यहां पर अपना राज्य विस्तार जो है वो कर दिया है। इस समस्त क्षेत्र में उनका राज्य विस्तार होता चला जाता है। तो इन्होंने चोल हैं, पांड्य हैं, केरल हैं और यहां तक कि लंका इत्यादि पर विजय हासिल करी है, पराजित किया इनको। इसके अलावा कांची और तंजौर, कांची का जो इलाका है, कांचीपुरम जिसको बोलते हैं यहाँ, तंजौर का जो इलाका है, तंजावुर जिसको बोलते हैं, तंजावुर या तंजौर और कांची को भी इन्होंने विजित किया। किसने, कृष्ण तृतीय ने। और ये विजित करने के बाद एक उपाधि लेते हैं, कांचीयुवम। ठीक है, कांचीयुवम या कांचीयुम। और जो आपका तंजावुर है, इससे एक नाम लिख सकते हैं, तंजेय गंगकोंड। ठीक है, ये इनकी एक उपाधि भी आपको देखने को मिलेगी, जो बेसिकली तंजावुर और कांची को विजय करने के पश्चात मिलती है। तो ये तो इनके दक्षिण की विजय हुई। इसके अलावा उत्तर में भी इन्होंने विजय हासिल करी है। उत्तर में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने चंदेल शासकों को पराजित किया। उत्तर में चंदेल शासक हैं, चंदेल शासकों को पराजित किया और वहां पर उन्हें पराजित करके उनका जो कलिंजर वाला इलाका है, कलिंजर वाला जो फोर्ट है, कलिंजर फोर्ट, और जो चित्रकूट फोर्ट है, चित्रकूट फोर्ट जो है, ये इन्होंने जीत लिया है। तो आपको उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर आपको कलिंजर, बांदा के पास में कलिंजर, और आपको चित्रकूट ये हिस्से देखने को मिलेंगे। बांदा रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, वहां पर विजय हासिल करी है, वो क्षेत्र भी उन्होंने जीते हैं। और मालवा के एक शासक हुआ करते थे, मालवा जो आप यहां पर देखते हो, मालवा वाला जो प्रांत है, ये पूर्वा मालवा रीजन जो है, मालवा वाला जो रीजन है, इस मालवा को भी इन्होंने विजय किया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मालवा विजय भी करी है, मालवा विजय। तो आपको यहां पर मालवा विजय भी इनके समय में देखने को मिलती है। इन्होंने मालवा में सियक राजा हुआ करते थे, परमार शासक थे सियक, उनको पराजित किया।
उज्जैन पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि खोडिग नाम के एक शासक हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं कृष्ण तृतीय के बाद, वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुए। उसके बाद कर्क द्वितीय जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। तो कर्क द्वितीय को पराजित करके तैलई नाम के या तैल नाम के एक शासक ने इनको पराजित किया है। तो अब आप देखिए पूरी हिस्ट्री जो है वो शुरू होकर के फिर से उसी जगह पर आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो राष्ट्रकूट हैं, इन राष्ट्रकूटों ने वातापी के जो शासक हैं उनको पराजित करके अपना राष्ट्रकूट राजवंश स्टैब्लिश किया। लेकिन कल्याणी में कल मैंने आपको बताया था, कल्याणी के जो शासक हैं वो इनको पराजित करके इनके राज्य को खत्म कर देते हैं। तो तैलप या तैलीय नाम का एक शासक हैं जो कर्क द्वितीय के बाद आते हैं, कर्क द्वितीय को पराजित करते हैं। कर्क द्वितीय इनके अंतिम तरीके से हम मान सकते हैं कि शासक हुए। कृष्ण द्वितीय के बाद एक दो शासक हुए, उसके बाद कर्क द्वितीय शासक बने। कर्क द्वितीय को पराजित किया है कल्याणी के, यहां पर कल्याणी है जगह, ठीक है, ठीक है, कल्याणी के तैलप या तैलप द्वितीय के नाम से इनको जाता है। इन्होंने फिर चालुक्यों को क्या कर दिया, माफ कीजिएगा, राष्ट्रकूटों को क्या किया, राष्ट्रकूटों को, राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया। और जब पराजित किया तो क्या किया, कल्याणी में यहां पर फिर से कल्याणी के चालुक्य जो हैं वो एस्टैब्लिश हो गए। तो पहले आपने देखा कि वातापी के चालुक्य हुआ करते थे। वातापी के चालुक्यों ने जब वेंगी प्रदेश को जीता तो वेंगी के चालुक्य वहां पर एस्टैब्लिश हुए। वातापी और वेंगी के बाद आप देखेंगे कल्याणी के चालुक्य हैं, और इस दौरान जो हैं आप देखेंगे कि लगातार जो ये राष्ट्रकूट राजवंश हैं वो शासन फैलाते हुए नजर आते हैं। तो ये आदि और अंत है राष्ट्रकूट शासकों का। आई होप कि आपको हिस्ट्री ऑन मैप में ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी, सारे लोकेशन, सारी चीज़ें आपने सही तरीके से देखी होंगी। जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि स्टडी IQ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी का एक बैच आपको मिलेगा, 27,999 में मिल जाएगा सभी सुविधाओं के साथ। बट यू हैव टू यूज़ द कोड विरद लाइव। आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके शानदार तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं। इंग्लिश के ऑफलाइन बैच के लिए भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस लेक्चर की जो PDF है वो PDF आपको मिलेगी, विरद virad.dubey इस टेलीग्राम से जुड़ करके। ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, और हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ये भी इसी नाम से है, ठीक है। और अगर आप इसी के आगे @study IQ लगा देंगे iq.com तो ये हमारा ईमेल एड्रेस हो जाएगा, ठीक। तो हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल रहे होंगे। आप सब लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।